What's up everyone? Welcome back to the channel. I am very much hopeful आप लोगों ने पार्ट सेकंड कंप्लीट कर लिया होगा और आज हम केस स्टडीज करने वाले हैं फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, मार्केटिंग और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और सभी PYQs अलॉन्ग विद ऑल द MCQs, ऑल द केस स्टडीज, जो भी इंपॉर्टेंट स्टफ है वो सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलो यार स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ और जो पहला सवाल है उसी के साथ शुरू करते हैं। देखो सवाल क्या है, जब भी बड़ा क्वेश्चन हो तो पहले केस स्टडी पढ़ लिया करो, क्वेश्चन पढ़ लिया करो पहले, सो दैट आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के आइडिया लगा पाओ कि आया किस चैप्टर से है। तो देखो सबसे पहले दिया हुआ है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फाइनेंशियल डिसीजन। आपको फाइनेंशियल डिसीजन आइडेंटिफाई करना है। 3 डिसीजंस होते हैं, पता है आप लोगों को, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, तो उसमें से एक ढूंढना है। ठीक है, देखते हैं। राधा इज एन एंटरप्राइजिंग बिजनेस वुमेन who has been running a fishery for the past 10 years. फिश के बिजनेस में है, पिछले 10 साल से चला रही है। She saved 10 lakhs from her business, 10 लाख उसने बचाए। She shared with her family her desire to utilize this money to expand her business. वो बिजनेस बढ़ाना चाहती है इस पैसे से। Her family members gave her different suggestions like buying new machine, किसी ने बोला नई मशीन खरीद लो, किसी ने बोला नए इक्विपमेंट खरीद लो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, किसी ने बोला नया ब्रांच खोल लो। सिंस दीज डिसीजंस आर क्रूशियल फॉर हर बिजनेस इन्वॉल्विंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी। देखो कोई भी इनमें से हो, नए इक्विपमेंट लेना, नया ब्रांच खोलना, नई मशीन खरीदना, काफ़ी पैसा लगने वाला है और इरिवर्सिबल डिसीजंस हैं। ठीक है, राधा वांट्स टू एनालाइज ऑल द एस्पेक्ट्स बिफोर टेकिंग एनी स्टेप। तो जब भी उसको एसेट्स बनाने हैं तो कौन सा डिसीजन होता है जिसके अंदर हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन। यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, इन्वेस्टिंग डिसीजन। ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट दिस डिसीजन। कौन से ऐसे 2 फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टिंग डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं। तो हमारे पास 4 फैक्टर्स आपने पढ़े, कैश फ्लो लिख दो, ROI लिख दो, रिस्क लिख दो, कोई भी 2 लिखने हैं आप, कोई भी 2 लिख सकते हो यहाँ पे अच्छे तरीके से। राइट, दिस वाज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फिर से क्या है, द अबव डिस्कशन अबाउट द कंपनी लीड्स टू वेरियस फैक्टर्स which decide how much of the profit should be retained and how much has to be distributed। लो जी, एक लाइन से ही पता चल गया कि हाउ मच प्रॉफिट, कितना बचाना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे डिविडेंड डिसीजन की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं डिविडेंड की बात होगी। कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव डिस्कशन आइडेंटिफाई एनी 4 सच फैक्टर्स। कोई भी 4 फैक्टर ढूंढो जो डिविडेंड डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं। बच्चे बड़ा क्वेश्चन आता है ऐसा, 6 नंबर में, 4 नंबर में क्वेश्चन आता है जिसमें आपको फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। चलो आओ देखते हैं। सारा लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉटन यार्न। इट हैज बीन कंसिस्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट्स। लो जी, कंसिस्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट्स यानी स्टेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, पहला पॉइंट मिल गया, प्रॉफिट स्टेबल है इनका। दिस ईयर टू इट हैज बीन एबल टू जनरेट इनफ प्रॉफिट्स। देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश इन द कंपनी, गुड कैश फ्लो ऑफ द कंपनी, अच्छे कैश फ्लो भी हैं, दूसरा फैक्टर आ गया। नंबर 3, एंड गुड प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ इन फ्यूचर। लो सर, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी हैं, ग्रोथ भी है, तो ग्रोथ वाला पॉइंट क्या बोलता है कि पैसा सेव कर लो, डिविडेंड मत दो। इट इज अ वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड बिलीव्स इन क्वालिटी एंड equal employment opportunities and good remuneration practices. It has many shareholders who prefer, लो जी, कुछ शेयर होल्डर हैं जो क्या चाहते हैं, रेगुलर इनकम चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से, तो प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर भी एक पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। ओके, उसके साथ साथ उसने एक लोन भी लिया हुआ है 40 लाख रुपए का और उसके लिए वो बाउंड है, मतलब पहले उसको वो पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, तभी वो फर्दर डिविडेंड दे सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स, क्योंकि उसने एक लोन लिया हुआ है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वो बाउंड है। राइट, तो 5 फैक्टर आ गए यार, कोई भी आप लिख सकते हो। कितने लिखने हैं, 4 ढूंढने हैं हमें, यहाँ पे 5 हैं, आप कोई भी 4 यहाँ पे लिख सकते हो। आई होप आपको क्लियर होगा। इसमें लिखा है आंसर में स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कैश फ्लो पोजीशन, ग्रोथ, शेयर होल्डर प्रेफरेंस, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट, 4 लिख सकते हो आप कोई भी। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ। कोई भी फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट इसमें है वो ढूंढो। रामनाथ लिमिटेड इज डीलिंग इन इंपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड आइटम्स इन अ बल्क। इंपोर्ट करता है ऑर्गेनिक फूड आइटम्स।
कंपनी सेल्स द आइटम्स इन स्मॉलर क्वांटिटीज एंड अट्रैक्टिव पैकेजेस, इंपोर्ट करके छोटे छोटे पैकेज बना के बेचती है. परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी हैज बीन अप टू एक्सपेक्टेशंस इन द पास्ट, जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्टेशंस के अनुसार है. Keeping up with the latest packaging technology, the company decides to upgrade its machinery. लो जी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपडेट करना चाहती है अपनी मशीनरी को. फॉर दिस द फाइनेंस मैनेजर मिस्टर विक्रांत धल एस्टिमेटेड द अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड एंड द टाइमिंग. सर उसने एस्टिमेशन लगाया कि मिस्टर विक्रांत धल एस्टिमेटेड the amount of the funds required and the timings. ठीक है, this will help the company in linking the investment decision with financial decision. ये कॉन्सेप्ट मदद करेगा लिंक करने में इन्वेस्टमेंट डिसीजन को फाइनेंसिंग डिसीजन के साथ. सोचो जल्दी से, कौन सा कॉन्सेप्ट था जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को फाइनेंसिंग डिसीजन के साथ लिंक करता था? दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग. और यहाँ पे देखो उसने अंदाजा लगाया, एस्टिमेशन करा कितना पैसा चाहिए होगा. प्लानिंग ही तो है ये, समझे. Therefore, Mr. Vikrant Dhal began with the preparation of sales forecasting. देखो sales forecast यानी sales कितनी होने वाली है आने वाले टाइम में. For the next 4 years, he also collected relevant data about the profits. By doing this, he wanted to be sure about the availability of funds. For the remaining funds, he tried to find out alternative sources. कौन सा concept है सर? Financial planning है. 2 points of importance बतानी है, कोई भी 2 point financial planning की importance के आप लिख देना. ठीक है, चलो. क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी रेंजेस बिटवीन 10 से 12%. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, जहां भी पैसा लगाएंगे 10% कमाएंगे. टू फाइनेंस इट्स फ्यूचर फिक्स कैपिटल नीड्स इट हैज द फॉलोइंग ऑप्शंस टू बोरो डेट. 2 ऑप्शंस है कर्जा लेने के, एक तो है 9% के ब्याज पे, एक है 13% के ब्याज पे. आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बेटर होगा. सोचो, बहुत सिंपल है. ये फाइनेंशियल लिवरेज का कॉन्सेप्ट है. फाइनेंशियल लिवरेज क्या बोलता है? आप हमेशा कर्जा तब लो जब आपका रिटर्न ज्यादा हो. अगर रिटर्न कम है तो कर्जा मत लो. तो यहाँ पे देखो रिटर्न है 12% का और यहाँ कर्जा किस रेट पे मिल रहा है? 13% पे. 12% कमाऊंगा और 13% बाहर दूंगा तो यार 1% तो जेब से देना पड़ेगा, मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं. तो ये तो सही नहीं है. 12% कमाऊंगा और 9% दूंगा, ये सही है मेरे लिए. 3% तब भी जेब में आएगा ना. तो ऑप्शन ए इज बेटर. ऑप्शन ए इसका सही आंसर बन जाएगा. ओके, यहाँ पे लिख देंगे दिस इज बिकॉज इन ऑप्शन ए द रिटर्न इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. कॉन्सेप्ट बीइंग यूज्ड इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ऑलराइट, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं. क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है फिर से, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज एडवाइज्ड बाय मिस्टर सेठ इन द सिचुएशन. कोई कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. अब फाइनेंशियल प्लानिंग भी हो सकता है, कैपिटल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, फाइनेंशियल डिसीजंस भी हो सकता है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है. आओ देखते हैं. अ बिजनेस दैट डजंट ग्रो डाइज सेज मिस्टर शाह. मिस्टर शाह का कहना है कि जो बिजनेस ग्रो नहीं करता वो मर जाता है. द ऑनर ऑफ शाह मार्बल विद ग्लोरियस 36 months ऑफ इट्स ग्रैंड सक्सेस हैविंग अ कैपिटल बेस ऑफ ₹80 करोड़. 80 करोड़ की कैपिटल बेस है. विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम द कंपनी कुड जनरेट कैश फ्लो which not only covered fixed cash payment obligations but also create sufficient buffer. इतना पैसा जनरेट कर लिया कि अपने पेमेंट ऑब्लिगेशंस तो कर ही सकते हैं और साथ साथ बफर भी जनरेट कर लेंगे. द कंपनी इज ऑन द ग्रोथ पाथ एंड अ न्यू ब्रीड ऑफ कस्टमर्स इज ईगर टू बाय द इटालियन मार्बल. काफी नए कस्टमर्स हैं जो उनका मार्बल खरीदना चाहते हैं. टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड मिस्टर शाह डिसाइडेड टू एक्सपेंड हिज बिजनेस बाय एक्वायरिंग अ माइन. मिस्टर शाह ने कहा एक माइन ही एक्वायर कर लेते हैं. दिस रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 120 करोड़. 120 करोड़ चाहिए. To seek advice in this matter, he called his financial advisor Mr. Seth. जो मिस्टर शाह हैं उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर सेठ को बुलाया. Who advised him, जिन्होंने उनको एडवाइस करा about the judicious mix of equity 40% and debt 60%. लो जी, मिस्टर सेठ ने बोला कि इसको फाइनेंस करने के लिए आप 40% इक्विटी रखो और 60% डेट रखो. यानी एक कॉम्बिनेशन बन रहा है डेट और इक्विटी का. मिस्टर सेठ ऑल्सो सजेस्टेड हिम टू टेक लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. उन्होंने बोला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लो, डिबेंचर इशू मत करो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लो, एज द कॉस्ट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज लो. दो दिस विल इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क तो बढ़ेगा बट विल ऑल्सो रेज द रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. कॉन्सेप्ट, रिस्क बढ़ेगा लेकिन रिटर्न बढ़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का. फाइनेंशियल लिवरेज बोलता है. ही ऑल्सो अप्रेज्ड हिम दैट द इशू ऑफ डेट विल नॉट डाइल्यूट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर्स. डेट होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का कंट्रोल भी डाइल्यूट नहीं होगा. सही बात है. एट द सेम टाइम द इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ टैक्स डिडक्टेबल. टैक्स भी बचेगा. आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशंस विद मिस्टर सेठ मिस्टर शाह डिसाइडेड टू रेज फंड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं जो मिस्टर सेठ ने एडवाइस करा? कौन सा
कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो कितना डेट हो, कितना इक्विटी हो, ये तो सीधी सीधी सी बात है कि कैपिटल स्ट्रक्चर है, कितना डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए, तो दिस इज कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद आपको बोल रहा है कोई भी 4 फैक्टर बताओ जो इस कॉन्सेप्ट को अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, कितना डेट हो, कितना इक्विटी हो, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ROI, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप कोई भी 4 फैक्टर यहाँ पे लिख सकते हो। तो आंसर आ जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर, उसको एक्सप्लेन कर देना। और फैक्टर्स में कैश फ्लो, फ्लोटेशन कॉस्ट, रिस्क सब आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। Pinnacle Limited deals in the sale of stationery and furniture. Pinnacle Limited stationery और furniture बेचता है। They source the finished products from reputed brands who give them 4 to 6 months credit. ठीक है, वो finished products लेके आते हैं कुछ ब्रांड से जो उन्हें 4 से 6 महीने का उधार देते हैं। Seeking the demand for electronic items, they are also planning to market these items by opening outlets throughout India. इनको मार्केट करना चाहते हैं वो नए नए आउटलेट्स खोल के। For this, they have decided to join hands with Japanese electronic goods manufacturer. Okay, उन्होंने collaboration कर लिया Japanese electronic goods manufacturer के साथ। Identify and state 2 factors that would affect the fixed capital requirement of Pinnacle Limited. Fixed capital requirement को कौन से factors इफेक्ट करेंगे? एक तो उधार साफ साफ लिखा हुआ है कि 4 से 6 महीने का उधार मिल जाता है उसको आसानी से। दूसरा कोलैबोरेशन कर लिया तब भी आपको पैसा कम चाहिए होगा। उसके अलावा और क्या लिखा हुआ है? Source the finished products from every brand which give them 4 to 6 months. Seeing the demand for electronics, they are also planning to market these items by opening outlets throughout India. ठीक है, अब देखो बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड भी है, डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, डिमांड है, ग्रोथ है ना, तो ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। कोई भी 2 फैक्टर बताओ दैट वुड अफेक्ट फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब जो आपका ये क्रेडिट वाला पॉइंट है, उधार मिलता है या उधार आप देते हो, ये वर्किंग कैपिटल का पॉइंट है। हमें यहाँ पे फिक्स कैपिटल के फैक्टर्स लिखने हैं, तो फिक्स कैपिटल में अब लाइन तो देनी नहीं, आपको ये बोला था एनी 2 फैक्टर, कोई भी 2 फैक्टर जो फिक्स कैपिटल को इंपैक्ट करते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, आप कोई भी 2 फैक्टर अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है ग्रोथ और लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? ये बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बना दिया वर्किंग कैपिटल पे, तो वर्किंग कैपिटल पे कोई भी आप पॉइंट लिख सकते हो, बिल्कुल सेम। ओके, ये आप खुद करोगे। नेक्स्ट क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विच डिसीजन इज इन्वॉल्व इन लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन और ओपनिंग अ न्यू ब्रांच? अगर आपको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, यानी डाइवर्सिफिकेशन करना है या कोई नई ब्रांच खोलनी है, तो कौन सा डिसीजन आएगा भैया? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है ना, सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट डिसीजन आ जाएगा। द साइज ऑफ द एसेट्स, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एसेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑप्शन होगा हमेशा। कॉम्पिटिटिवनेस आर इफेक्टिवली बाय विच डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट? कौन से डिसीजन में ये सब आते हैं? कैपिटल बजटिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आते हैं, ये सब इफेक्ट करते हैं। यहाँ इफेक्टिवली नहीं है, अफेक्टेड आएगा, आर इफेक्टेड बाय। आइडेंटिफाई द डिसीजन टेकन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच अफेक्ट द लिक्विडिटी एज वेल एज द प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी मतलब शॉर्ट टर्म, तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ठीक है, व्हाट आर द इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट? एक अच्छे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए? अब देखो, अच्छा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है? शॉर्ट टर्म फंड्स का मैनेजमेंट। तो उसमें क्या क्या चाहिए भाई? कैश का हिसाब होना चाहिए, स्टॉक का हिसाब होना चाहिए, रिसीवेबल्स का हिसाब होना चाहिए। तो क्या लिखा है? एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड एफिशिएंट रिसीवेबल्स का मैनेजमेंट। देखो, वर्किंग कैपिटल होता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो हम उसमें यूजुअली करंट एसेट्स के बारे में बात करते हैं, राइट? तो कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स। नेक्स्ट क्या आ रहा है? Which component of capital structure determine the overall financial risk? Overall financial risk का कौन सा? कैपिटल स्ट्रक्चर के 2 ही कंपोनेंट है यार, एक डेट और इक्विटी। तो फाइनेंशियल रिस्क कौन डिटरमाइन करेगा? डेट। तो हम इसमें डेट लिख के आएंगे। डेट, द ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड्स अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट। हाउ डज कॉस्ट ऑफ डेट अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटरप्राइज? कॉस्ट ऑफ डेट को आपको एक्सप्लेन करना है सीधा सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैपिटल स्ट्रक्चर में एक पॉइंट पढ़ाया था मैंने, कॉस्ट ऑफ डेट, उसको सीधा सीधा आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देना है। कॉस्ट ऑफ डेट अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एज लो इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज अ फर्म्स कैपेसिटी टू एम्प्लॉय हायर डेट। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो ज़्यादा ले लूँगा यार, मतलब डेट सस्ते में मिल रहा है तो ज़्यादा ले पाऊंगा, महंगा है तो कम ले पाऊंगा। अगला ऐसे ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी, खुद एक्सप्लेन करोगे। कैश फ्लो कैसे इंपैक्ट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को? भैया कैश फ्लो अच्छा है तो कर्जा ले सकता हूँ, नहीं तो नहीं ले सकता। उसके बाद क्या है? हाउ डज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैसे इंपैक्ट करता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो डेट अच्छा रहेगा, नहीं तो इक्विटी में जाएंगे। व्हाट इज मीन बाय फ्लोटेशन कॉस्ट? जितने भी शेयर्स को इशू करने में खर्चे आते हैं उन सबको हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं।
कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन अफेक्ट्स वन ऑफ द टाइप्स ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कौन से कैपिटल रिक्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है, फिक्स को या वर्किंग को? टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इम्पैक्ट करता है फिक्स कैपिटल को, ठीक है, ये पॉइंट फिक्स कैपिटल में आया था। अ स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज डाइवर्सिफाइंग एंड स्टार्टिंग अ थर्मल पावर प्लांट। डाइवर्सिफिकेशन कर रही है एक कंपनी। स्टेट विद रीजन द अफेक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। बताओ जी, डाइवर्सिफिकेशन होगा तो फिक्स कैपिटल पे क्या इंपैक्ट आएगा? भाई नई फैक्ट्री लगेगी, नई कंपनी लगेगी, फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बच्चे भूल के मत जाना। फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है? टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड एंड टू सी दैट द फर्म डजंट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसके ऑब्जेक्टिव बताओ। सीधा सवाल, बिल्कुल सीधा सवाल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिफाइन कर देना। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, ठीक है। हाउ डू डेट एंड इक्विटी डिफर इन देयर कॉस्ट एंड रिस्क। डेट और इक्विटी कैसे अलग अलग होते हैं कॉस्ट और रिस्क में? तो याद रखना, कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो इक्विटी ज़्यादा कॉस्टली है, डेट कम कॉस्टली है। और रिस्क की बात करूं तो डेट ज़्यादा रिस्की है, इक्विटी कम रिस्की है, सही है। तो कॉस्ट और रिस्क आप इस तरीके से डिफाइन कर दोगे। डिटरमाइन द रिलेटिव proportion of various types of funds depends upon various factors. Explain any 5 such factors. इसका मतलब है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जब आप डिसाइड करते हो कि डेट कितना होगा या इक्विटी कितना होगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे वो डिपेंड करता है। आपको कोई भी 5 फैक्टर लिखने हैं, लिख देंगे हम कोई भी 5, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सही है ना। तो 5 फैक्टर आप वहाँ पे लिख के आ सकते हो। भाई कॉस्ट बता दो दोनों का, कैश फ्लो बता दो, रिटर्न बता दो, टैक्स सेविंग बता दो, कितने सारे पॉइंटर्स हैं, कोई भी 5 आप लिख सकते हो। एक्सप्लेन करो कैसे कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ऐसे भी आ सकता है, कोई फैक्टर का नाम लिख देगा, बोलेगा इसकी रिस्पेक्ट में डिफाइन करो ये कैसे इंपैक्ट करता है, सही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली आप नोट्स में से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या आता है जी हमारे पास, स्टेट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में क्या होता है जी, आप जानते हो फाइनेंशियल डिसीजंस को। फाइनेंशियल डिसीजन क्या है कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आने वाला है इक्विटी से या पैसा आने वाला है डेट से। तो कोई भी 4 फैक्टर, कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, हमने C3F2RS पढ़े, लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्राइज। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग एनी 6 रीजंस। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस आप यहाँ पे लिख दोगे कि प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्स इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। क्यों इंपॉर्टेंट है, पूरी प्लानिंग चिपका देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक्सप्लेन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब समझते हो? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है अर्निंग पर शेयर का बढ़ना। अर्निंग पर शेयर जब बढ़ जाता है उसको हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं। इट इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव विच मीन्स मैक्सिमाइजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स। इट इज पॉसिबल ओनली बाय एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स, फंड्स मिलने चाहिए रीजनेबल कॉस्ट पे, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए फंड्स का, और सेफ्टी ऑफ फंड्स। सेफ्टी ऑफ फंड्स का मतलब कि आपके फंड सेफ हैं, कोई उसमें पैसे की रिस्क नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग एज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन पे कैसे इंपैक्ट करते हैं भैया ये सब फैक्टर्स। अब देखो, अगर स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स है तो डिविडेंड रेगुलर मिलेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स है तो डिविडेंड बढ़िया रहेगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर ज़्यादा है, ग्रोथ अगर ज़्यादा है तो डिविडेंड कम होगा, क्योंकि भाई ग्रोथ में पैसा चाहिए ना, तो डिविडेंड नहीं देंगे, सेव करेंगे। कैश फ्लो अगर अच्छा है, अगर कैश फ्लो अच्छा है तो डिविडेंड ज़्यादा होगा। टैक्स पॉलिसी, अब यहाँ पे बात कर रहा है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की, तो अगर टैक्स ज़्यादा लग रहा है डिविडेंड देने पे तो डिविडेंड नहीं देंगे, टैक्स कम लग रहा है तो डिविडेंड दे देंगे, ठीक है जी। ये सारे के सारे हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट आ रहा है, नेम द कॉन्सेप्ट विच इंक्रीजेस द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर विद अ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न बढ़ेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट था? फाइनेंशियल लिवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का कोई एक फैक्टर है इसके अंदर, वो आपको ढूंढना है। आओ पढ़ के देखते हैं क्या है। Kobe Limited is an 87-year-old reputed consumer good company. It is known for offering good quality electronic products at reasonable prices. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करती है। It has branches all over India. पूरे भारत में इसकी ब्रांचेस हैं। It has large shareholder base. shareholder base काफी बड़ा है। Shareholder desired that some dividend is paid every year. लो जी, फैक्टर मिल गया हमें। शेयर होल्डर चाहता है कि डिविडेंड मिलना चाहिए हमें हर साल।
on their investment. Company का management understand that it is important to keep the shareholders happy and satisfied. As a matter of the policy, they declare a certain amount of dividend every year. तो कौन सा फैक्टर है जो डिविडेंड डिसीजन का आपको यहाँ पे दिख रहा है? प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर. ठीक है जी. लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30. स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ एंट्री ऑफ हरियाणा बेस्ड मेरियो लिमिटेड ऑन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. लो जी, वर्किंग कैपिटल पे क्या इंपैक्ट आता है कंपटीशन का, ये आप खुद करोगे. इम्पैक्ट ऑफ कंपटीशन ये आप खुद करोगे और मुझे बताओगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए या नहीं आ गए. चलो अब हम चलते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं वहां से कैसा क्वेश्चन आ रहा है और क्या पूछ रहे हैं. शुरू करते हैं अब हम फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ. तो बहुत ही शानदार चैप्टर है, बड़े ध्यान से इसको समझ के चलेंगे. क्या है हमारे पास? द स्टॉक एक्सचेंज. पहले हम क्वेश्चन ही पढ़ लें यार. क्वेश्चन क्या है? आजा यार, पेन हमारे से नाराज है का? By quoting the lines from above paragraph, state any 4 functions. Okay. तो सबसे पहले देखो functions of stock exchange याद होने चाहिए आपको. stock exchange के क्या क्या functions है. stock exchange acts as a regulator of security market. सही बात है, rules regulations बनाता है. It creates a continuous market where securities are bought and sold. लो जी, सिक्योरिटी बेची जाती हैं और खरीदी जाती हैं. इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है आपके एसेट्स को. बेच सकते हो आप यहाँ पे, लिक्विड कर सकते हो अपने पैसे को. इट गिव्स इन्वेस्टर द चांस टू डिसइन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट. इसी में आ जाएगा. थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स गेट चैनलाइज्ड इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट. देखो, जो आपकी सेविंग्स हैं वो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती है इस मार्केट की मदद से. अच्छी इन्वेस्टमेंट पे जाती है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा जी कि आप प्रोडक्टिव यूज कर रहे हो अपने पैसे का, तो यू आर बेसिकली मेकिंग इन्वेस्टमेंट, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन. सही है, कैपिटल फॉर्मेशन आ गया यहाँ पे. टू एंश्योर दैट द इन्वेस्टिंग पब्लिक गेट्स अ सेफ एंड फेयर डील. लो जी, सेफ और फेयर डील मिले यानी सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी ध्यान रखता है स्टॉक एक्सचेंज. द मेंबरशिप ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज वेल रेगुलेटेड. ये सेफ्टी में आएगा. अकॉर्डिंग टू द लीगल फ्रेमवर्क, इट ऑल्सो एंश्योर्स वाइडर शेयर ओनरशिप बाय रेगुलेटिंग न्यू इशू. लो जी, नया इशू ध्यान से होगा, अच्छी ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस होंगी एंड इफेक्टिव स्टेप्स इन एडुकेटिंग द पब्लिक. एडुकेट करना यानी अवेयरनेस क्रिएट करना. अवेयरनेस में स्टॉक एक्सचेंज का एक फंक्शन था स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट. इक्विटी कल्ट का मतलब क्या था? एक कल्चर डेवलप करना इक्विटी का. ये सारे फंक्शंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे. तो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास? नंबर 1 प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, मैंने आपको बता ही दिया. कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी आपको बता दिया मैंने. सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया. एंड स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, डिस्कस्ड, डन. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. सुप्रियाज ग्रैंड मदर पूछ क्या रहा है? आइडेंटिफाई एंड स्टेट द प्रोसेस. प्रोसेस पूछ रहा है पहले तो. सुप्रियाज ग्रैंड मदर हु वाज अनवेल कॉल्ड हर एंड गिव हर अ गिफ्ट पैकेट. ठीक है जी. सुप्रिया ओपन द पैकेट. सुप्रिया ने पैकेट खोला एंड सॉ मैनी क्रम्पल्ड. क्रम्पल्ड का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे खराब हुए बिल्कुल. शेयर सर्टिफिकेट्स मिले उसके अंदर. वाह, मजे आ गए. दादी जी ने शेयर्स खरीदे होंगे तो काफी सस्ते होंगे, और अभी तो 2 जनरेशंस निकल गई तो बहुत महंगे हो गए होंगे अगर एमआरएफ का शेयर हुआ तो. हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट दे हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड बाय हर लेट ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर ने खरीदे थे. अच्छा, दादाजी की प्रॉपर्टी है. As no trading is now done in physical form, Supriya wants to know the process by adopting which she is in a position to deal with these certificates. सुप्रिया को पता चला अब तो आजकल फिजिकल चलता ही नहीं है, यानी मटेरियल फॉर्म चलता ही नहीं है. आजकल तो सब डीमेटेरियल चलता है, यानी डीमेट अकाउंट में चलता है, ऑनलाइन चलता है. तो कौन सा प्रोसेस है ताकि वो इस सिक्योरिटीज को यूज कर सके? तो इसको बेसिकली क्या करना होगा? इनको डीमेटेरियलाइज कराना होगा. प्रोसेस को बोलते हैं डीमेटेरियलाइजेशन. ऑल्सो गिव 2 reasons to Supriya why dealing in shares in physical form have been stopped. क्यों रोक दिया गया है? भाई देखो, शेयर सर्टिफिकेट खो जाते थे, मिसप्लेस हो जाते थे, उनके साथ फ्रॉड्स बहुत होते थे, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए रोक दे गए हैं. ये सब रीजंस हैं. तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? डीमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस. पूरा प्रोसेस डिफाइन कर दोगे. प्रॉब्लम क्या थी? चोरी, फेक ट्रांसफर, ये सब. अगला क्या आता है जी? क्या है क्या है क्या है? बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम अबव पैरा, आइडेंटिफाई स्टेट 2 फंक्शंस that were performed by SEBI. आओ जी, SEBI के फंक्शंस बताने हैं. आओ चेक करते हैं. 2 बताने हैं. मिस्टर संजय नेहरा was the chairman of Taran Bank. The bank was earning good profit. Shareholder were happy and the bank was paying dividends. ठीक है, बैंक कमा भी रहा है, डिविडेंड भी बांट रहा है. Market price of their shares were also steadily rising. Market price भी बढ़ रहा है. Bank was about to announce taking over
नीना बैंक, लो जी, जो बैंक है तरन बैंक, वो अब नीना बैंक को अडॉप्ट करने वाला था। फटाफट, अडॉप्ट का मतलब उसके साथ अमलगमेट करने वाला था, मिलने जुलने वाला था, टेक ओवर करने वाला था। मिस्टर संजय नेहरा न्यू दैट द शेयर प्राइस ऑफ तरन बैंक वुड राइज ऑन दिस अनाउंसमेंट। जब अनाउंस करेंगे तो संजय नेहरा को पता था कि यार शेयर प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी बड़ी हो रही है, ग्रो कर रही है, तो शेयर प्राइस तो बढ़ेगा। बट बीइंग अ पार्ट ऑफ द बैंक ही वाज नॉट अलाउड टू बाय शेयर्स। बिल्कुल सही बात है, इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट है, वो शेयर्स नहीं खरीद सकता। ही कॉल्ड वन ऑफ हिज रिच फ्रेंड सुधीर, उसने सुधीर को फोन करा और उसको बोला कि भैया 5 करोड़ इन्वेस्ट कर दो इन शेयर्स में, आपको बहुत फायदा होगा। यहाँ पे पता उसने क्या करा, उसने करा इनसाइडर ट्रेडिंग। इसको क्या बोलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग। जब कोई अंदर की बात बाहर वाले को बताता है और वो वहां से पैसा छापता है, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। अब ये अलाउड नहीं है, सेबी मना करता है। ये सेबी का एक फंक्शन में था। कौन से फंक्शन में था, सोचो, दिमाग लगाओ जब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। एज एक्सपेक्टेड द शेयर प्राइस वेंट अप, शेयर प्राइस बढ़ गया और मार्केट शेयर सुधीर का हो गया 7 करोड़। ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2 करोड़। 1 करोड़ उसने संजय नेहरा को दिया और 1 करोड़ उसने अपने पास रख दिया। रेगुलर इंस्पेक्शन हुआ सेबी का, ये भी एक सेबी का फंक्शन है, इंस्पेक्शन इंक्वायरीज। रेगुलर इंस्पेक्शन हुआ ऑफ द ब्रोकर्स इन्वॉल्व। सेबी वॉज एबल टू डिटेक्ट, सेबी को पता चल गया, सेबी ने उस पर हैवी पेनल्टी लगाई। पेनल्टी लगाना ये भी एक सेबी का फंक्शन है। तो कौन कौन से सेबी अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है ये आपको बताना है। तो क्या क्या लिखा हुआ है, रेगुलेटरी। रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है, वही इंस्पेक्शन वगैरह करना, रूल्स रेगुलेशंस बनाना, ये रेगुलेटरी फंक्शन है। उसके साथ प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट करना शेयर होल्डर को इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी एक्टिविटीज रोक के। तो प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी हमें यहाँ देखने को मिल गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स को डिफाइन करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन कर दोगे बहुत सिंपली। नेक्स्ट क्या है, हाउ डज फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। प्राइस कैसे आता है फाइनेंशियल मार्केट्स में, इको का पेपर दे के आए हो, प्राइस कैसे सेट होता है, डिमांड सप्लाई जहां इंटरसेक्ट करती है उसके सामने जो रेट आता है उसको हम प्राइस बोलते हैं, करेक्ट। व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का मतलब क्या होता है, ये एक प्रोसेस है या ये एक फंक्शन है मार्केट का, कि मार्केट इंटरमीडियरी है, ये 2 लोगों को मिलवाएगा। कौन 2 लोग, पैसा लगाने वाला और जिसको पैसे की जरूरत है, इसके बीच में इंटरमीडियरी कौन है, फाइनेंशियल मार्केट्स, और इसी फंक्शन को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। नेक्स्ट, नेम द 2 मेजर ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स। कौन से 2 ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू एलोकेशन ऑफ फंड्स करे जा सकते हैं। भाई एक तो मार्केट्स ही हैं और एक बैंक है, 2 ही हैं। एक्सप्लेन एनी 4 प्रोटेक्टिव एंड 4 रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ सेबी। भैया सेबी पे मैं तुम लोग को बता रहा हूँ क्वेश्चन 100% आएगा, तो सेबी जितना अच्छे से हो सके तैयार कर लेना, सेबी मत छोड़ना, सीधा सीधा, ठीक है। ये तो सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, लिख देंगे। स्टेट एनी 2 डेवलपमेंटल फंक्शंस ऑफ सेबी, ये भी हम सीधा सीधा लिख देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, सेबी रिसेंटली कॉल्ड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इशूड अ शो कॉज नोटिस टू एनएससी। एनएससी क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक स्टॉक एक्सचेंज है, उसको एक नोटिस भेजा। एंड इट्स 14 ऑफिशियल सीकिंग एक्सप्लेनेशन ऑन द प्रेफरेंशियल एक्सेस एलिगेशंस ऑफ द एक्सचेंज को लोकेशन फैसिलिटी। यानी उन्होंने कुछ प्रेफरेंशियल एक्सेस दिया है, कुछ लोगों को इंटरनल डिटेल शेयर करी है, तो सेबी ने बोला भैया बताओ क्यों दिया गया, क्या दिक्कत है। स्टेट द फंक्शन दैट सेबी परफॉर्म्ड, सेबी ने यहाँ पे कौन सा फंक्शन परफॉर्म्ड करा है ये आपको जल्दी से बताना है। तो ये सेबी का रेगुलेटरी फंक्शन है, रूल्स और रेगुलेशंस डिफाइन करता है, इंक्वायरीज करता है बार बार, ये सेबी का रेगुलेटरी फंक्शन है। आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन सेबी पे आ रहे हैं। नेम द फंक्शन बीइंग परफॉर्म बाय द मार्केट, लो जी मार्केट का फंक्शन आ गया। दीज डेज द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज आल्सो जज्ड बाय इट्स सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग फाइनेंस फ्रॉम सेक्टर वेयर इट इज इन सरप्लस टू द सेक्टर वेयर इट इज नीडेड। यानी पैसा ट्रांसफर करना उस सेक्टर से जिसमें पैसा ज्यादा है उस सेक्टर को जिसमें पैसा कम है। ये बेसिकली हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है चैनलाइजिंग, पैसा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। टू गिवन स्ट्रेंथ टू द इकोनॉमी सेबी इज अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप कैपिटल मार्केट। सेबी अच्छे मेजर्स ले रहा है ताकि एक अच्छी मार्केट डेवलप हो पाए। इन एडिशन टू दिस देयर इज अनदर मार्केट विच इज इन विच अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर एक्टिवली ट्रेडेड। एक मार्केट वो भी है जिसमें अनसिक्योर्ड और शॉर्ट टर्म, अब मुझे कमेंट्स में बताओ फटाफट से, ये तुम्हें बताना है, वीडियो पॉज करो और मुझे कमेंट्स में चाहिए इसका आंसर कि वो कौन सी मार्केट है जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है जो कि अनसिक्योर्ड होते हैं, और कौन सी मार्केट है जो मीडियम और लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है। बहुत ही आसान है, बहुत आसान। क्या मैं यहाँ पे कैपिटल मार्केट की बात कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे मनी मार्केट की बात कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे प्राइमरी मार्केट की बात कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहा हूँ। चलो बस शॉर्ट टर्म बताओ कमेंट्स में, चेक करेंगे। उसके बाद क्या आता है, दीज मार्केट्स टुगेदर हेल्प्स द सेवर एंड इन्वेस्टर। सभी मार्केट्स मिलकर मदद करती है सेवर्स और इन्वेस्टर्स को। कौन सा फंक्शन मार्केट परफॉर्म कर रही है भैया, मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हो रहा है एंड चैनलाइजिंग इट इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज।
This market helps to save time, effort and money that both buyers and sellers of a financial asset would have to otherwise spend to try and find each other. Name the market. कौन सी मार्केट है भैया? फाइनेंशियल मार्केट है यार. क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास? Identify the concept of financial market which has been highlighted in the above case through the paragraph. State its 4 functions highlighted above by quoting the lines. आओ जी, सबसे पहले तो फाइनेंशियल मार्केट का कोई कॉन्सेप्ट है, देखते हैं फिर क्या कॉन्सेप्ट है. सागर इज अ बिग सपोर्टर ऑफ द वाइटल रोल इन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. नहीं क्या है यार. सागर इज अ बिग सपोर्टर ऑफ द वाइटल रोल द स्टॉक एक्सचेंज प्लेज इन सिक्योरिंग वाइडर सर्कुलेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनीज टू द कॉमन पीपल. इसका मतलब जो मार्केट अपना फंक्शन परफॉर्म करता है कि एक आम आदमी तक ओनरशिप पहुंचाता है कंपनीज की. जैसे आपको अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, भाई बनोगे तो मालिक ही ना, तो आप ओनर किसकी मदद से बन रहे हो? मार्केट की मदद से, राइट? तो ये स्टॉक एक्सचेंज का काम है. एंड सपोर्ट्स द एजुकेशन ऑफ कॉमन पब्लिक अबाउट द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स. बिल्कुल सही है. हाउएवर ही नोज इट विल टेक सम टाइम and nothing spreads very fast in public. समय लगता है, कुछ भी बहुत जल्दी नहीं जाता, and takes its own time. He knows that there is only due to presence of stock market that a continuous market is made available to the buying and selling of securities. बिल्कुल, stock markets की वजह से ये सब हो पाया है. People do not want late results, they want everything in an instant. लोगों को लेकिन सब्र नहीं है, उन्हें सब कुछ फटाफट चाहिए, quick चाहिए. True investor knows that there should be knowledge before the habit of making investment. Knowledge होनी चाहिए. The knowledge about the companies, कौन सी companies हैं, participating should be there before any big decision. Most of the people, however, get attracted to the stock market as it allows speculative activity. ज़्यादातर लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि उस पर speculation होता है, यानी सस्ते में खरीदो महंगे में बेच दो. Within the healthy limits, which helps in the liquidity. We have different newspapers which give a lot of news these days about strictness in the market. All this is happening today because scams took place in the past. But now everything takes place in a legal framework providing safe and fair deal in the market. So identify the concept of financial market which has been highlighted in the above case through the paragraph. Identify its 4 functions highlighted above by quoting the lines. देखो पूरा कॉन्सेप्ट में ये स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा है. किसकी बात कर रहा है? ये स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा है. अब उसके आपको 4 फंक्शंस बताने हैं. सारे फंक्शन सब जगह आ रहे थे. लिक्विडिटी की बात कर रहा था, अवेयरनेस, इक्विटी कल्ट की बात कर रहा था. जैसा क्वेश्चन ऊपर कराया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है. तो क्या क्या लिखोगे आप यहाँ पे? देखो सबसे पहले तो स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट मैंने आपको बताया, लिक्विडिटी आ गया, स्कोप फॉर स्पेकुलेशन आ गया, सेफ्टी की बात हो गई, ये सब इसमें लिखा हुआ है. ठीक है जी. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाई द प्रोसेस हाईलाइटेड, आइडेंटिफाई एंड टाइप द अकाउंट बीइंग इंडिकेटेड अबव. होमवर्क मार्क करो या आप खुद करोगे? इजी क्वेश्चन है, आंसर मैं भी दिखा दूंगा, लेकिन इसको पॉज करके खुद करने की कोशिश करो. ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चंस भी हैं. डन. आओ जी, इस चैप्टर का हमारे पास ये है लास्ट क्वेश्चन. क्या दिया है हमारे पास? इसका मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन कम आए हैं, पहले वाले से ज़्यादा आए हैं. क्वेश्चन क्या है सर? पहले क्वेश्चन बताओ. आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ ट्रेडिंग प्रोसीजर इन स्टॉक एक्सचेंज विच हैज़ बीन फॉलोड बाय यूनिकॉर्न सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड. इसका मतलब फंक्शंस, जो स्टॉक एक्सचेंज का प्रोसीजर है उसमें से एक पॉइंट ढूंढना है. नेम द ओपन स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ कैपिटल मार्केट टू हुम कस्टमर्स कैन कंप्लेन टू रिड्रेस देयर ग्रीवेंसेस. ये तो हम वैसे ही बता सकते हैं. कौन सी बॉडी है जहाँ पे कस्टमर कंप्लेन कर सकते हैं? भैया सेबी को कंप्लेन कर सकते हो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना. अब इसमें से स्टेप ढूंढ लेते हैं. यूनिकॉर्न सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड टू डील इन सिक्योरिटीज. इट वाज रजिस्टर्ड एज अ स्टॉक ब्रोकर विद एनएससी. एनएससी के पास वो स्टॉक ब्रोकर बन गया एंड बीएससी के पास भी. ठीक है, परफेक्ट है. इट इज ऑल्सो अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट विद सीडीएसएल एंड NSDL, NDSL नहीं है, NSDL. In the first 3 years, it developed its business successfully. बहुत अच्छे से 3 सालों में इस कंपनी ने अपना बिजनेस क्या कर लिया? अच्छे से सेटअप कर लिया. ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? After the composition of board of directors changed, some customer complained to customer care center of the company that shares purchased by them and for which the payment was made were not transferred to their demat account by Unicorn Securities Private Limited. इसका मतलब इन्होंने
पेमेंट ले लिया लेकिन शेयर्स ट्रांसफर नहीं करे. द एग्जीक्यूटिव ऑफ द कस्टमर केयर सेंटर promised द aggrieved कस्टमर दैट their शेयर्स विल बी ट्रांसफर हो जाएंगे. बट द कंपनी डिलेड द मैटर, डिले होता रहा एंड डिडंट ट्रांसफर द शेयर्स ऑफ द कस्टमर टू देयर डीमैट अकाउंट. दिस इरोडेड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस एंड मल्टीप्लाइड देयर ग्रीवेंसेस. कस्टमर परेशान हो गया और उनकी प्रॉब्लम बढ़ती चली गई. आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ ट्रेडिंग प्रोसीजर स्टॉक एक्सचेंज विच हैज नॉट बीन फॉलोड. कौन सा स्टेप है जो फॉलो नहीं करा गया है? सीधा सीधा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं करा गया है यार, या डिलीवरी ऑफ शेयर्स फॉलो नहीं करा गया है. तो क्या लिखेंगे? द ट्रेडिंग प्रोसीजर स्टेप इग्नोर्ड इन द यूनिकॉर्न इज डिलीवरी ऑफ शेयर्स डायरेक्टली इनटू द डीमैट अकाउंट. कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं? सेबी को कंप्लेन कर सकते हैं. आई होप गाइज आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा. एंड दिस इज नॉट इट. अभी हम एक चैप्टर और करेंगे और इनके भी मैं आपको भी और भी क्वेश्चंस भेजूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस. ये तो है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं शीट बना रहा हूँ, पूरी लिस्ट बना रहा हूँ. और मैंने कल ही वन शॉट भी डाला था पार्ट सेकंड का. आई होप आपने देखा होगा. नहीं देखा है तो कवर कर लो यार, देखो पीछे रह जाओगे, नहीं तो पीछे रह जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी. तो कवर करके चलो. अब आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं मार्केटिंग की तरफ. आइए जी शुरू करते हैं मार्केटिंग के साथ. सबसे पहला सवाल. गाटा लिमिटेड इज अ लार्ज एमएनसी एंड ऑपरेट्स इन मैनी कंट्रीज. काफी देशों में है ये कंपनी. द कंपनी इज इन बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ, कंप्यूटर एजुकेशन, सिक्योरिटी. क्या मार्केट करते होंगे ये लोग? भाई इंश्योरेंस है, हेल्थ केयर है, सब सर्विसेज हैं. तो क्या मार्केट कर रहे हैं ये? सर्विसेज मार्केट कर रहे हैं. गिनिका, तनिष एंड रोहित वर फ्रेंड्स. केस स्टडी. ओके बताओ फिर क्या है जी. गिनिका, तनिष और रोहित फ्रेंड्स हैं कॉलेज डेज से. क्वेश्चन पढ़ लूँ पहले. आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ थिंकिंग दैट गाइडेड गिनिका, तनिष एंड रोहित इन द मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ देयर बिजनेस. स्टेट वन मोर फीचर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ थिंकिंग आइडेंटिफाइड. ठीक है जी, देखते हैं क्या है. कोई थिंकिंग है, कोई थॉट प्रोसेस है, कोई कॉन्सेप्ट ही है. वह फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज डेज एंड नाउ दे आर डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस. अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं. दे रेगुलरली मीट एंड डिस्कस देयर आइडियाज. ठीक है. एंड एक्सचेंज नोट्स ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, marketing efforts, product designing, selling techniques, social concerns. In one such meeting, Ginika drew the attention of Tanish and Rohit towards the exploitation of consumers. Exploitation of consumers के बारे में उसने बात करी. She told that most of the sellers were exploiting the consumers in various ways and were not paying attention towards the social, ethical and ecological aspects of the marketing. Whereas she was not doing so. वो ऐसा कुछ नहीं कर रही थी. Tanush told they were under pressure to satisfy the consumer, but stated that consumer would not buy or not buy enough unless they were adequately convinced and motivated for the same. सही बात है, कस्टमर या तो खरीदेगा ही नहीं या इतना नहीं खरीदेगा जब तक वो कन्विंस नहीं होगा. रोहित stressed that a company cannot achieve its objective without understanding the needs of the customer. रोहित ने बोला एक कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकती बिना नीड्स को समझे. इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द बिजनेसमैन टू कीप consumer satisfaction in mind because business is run by resources made available to them by the society. He further stated that he himself was taking into consideration the needs of the customers. तो ये कौन सी थिंकिंग है जो गाइड कर रही है गिनिका, तनिष और रोहित को मार्केटिंग एफर्ट्स में, इनके बिजनेस में? स्टेट वन मोर फीचर ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ थिंकिंग आइडेंटिफाइड दैट इज नॉट गिवन इन द अबव केस. देखो यहाँ पे तीनों ही जो थिंकिंग है ना, जो थॉट प्रोसेस है, वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर बेस्ड है. जैसे गिनिका ने क्या बोला? कस्टमर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो वो ऐसा नहीं करती है. तनिष ने बोला कंज्यूमर को कन्विंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट. वहीं पे रोहित क्या बोल रहा है? रोहित बोल रहा है हमारे पास कि कंपनी ऑब्जेक्टिव्स ही अचीव नहीं कर सकती जब तक वो कस्टमर की नीड्स को नहीं समझेगी. तो बेसिकली क्या चल रहा है यहाँ पे? अब देखो बड़े ध्यान से समझना. तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो देखो गिनिका जो है उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है? वो ये बोल रही है कि हमें ध्यान देना होगा कि कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन रुके, एक कस्टमर को बुरे तरीके से मार्केट में एक्सप्लॉइट ना किया जा सके और साथ साथ उसके सोशल, एथिकल, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का भी ध्यान दिया जाए. तो ये कौन सा माइंडसेट है, कौन सी फिलॉसफी है? तो याद रखो कि ये जब भी माइंडसेट की बात होगी, जब भी फिलॉसफीज की बात होगी, तो 5 फिलॉसफीज हैं जो हमने मार्केटिंग में पढ़ी है. सबसे पहली फिलॉसफी कौन सी होती है? प्रोडक्शन, जिसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं. यहाँ पे कहीं नहीं है तीनों में. प्रोडक्ट, जिसमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, वो भी यहाँ नहीं है. सोसाइटल, जिसमें हम सोसाइटी का ध्यान रखते हैं, ये गिनिका इस चीज़ में बोल रही है. सेलिंग, जिसमें हम सिर्फ सामान बेचते हैं बाय हुक और बाय क्रोक, हमें कस्टमर को कन्विंस करना ही होगा, माल बेचना ही होगा.
और लास्ट होता है मार्केटिंग, जिसमें हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ कन्विंसिंग में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो गेनिका यहाँ पे सोशल एस्पेक्ट्स की बात कर रही थी, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये है हमारे पास सोसाइटल। अगर मैं तनिष्क की बात करूँ तो वो बोल रहा था कि कस्टमर को कन्विंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो खरीदेगा ही नहीं, सेलिंग की बात कर रहा है। और रोहित की बात करूँ तो रोहित ने कस्टमर के सेटिस्फैक्शन की बात करी, तो वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। आपको इसमें इनको पहचानना है और एक एक फीचर भी लिखना है। सबसे पहले गेनिका ने सोसाइटल की बात करी, इसके फीचर्स मैंने 4 लिख दिए, यहाँ पे आप कोई भी एक लिख सकते हो। तनिष्क ने सेलिंग कॉन्सेप्ट की बात करी, इसके फीचर्स भी 4 लिख दिए, आप कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है, परफेक्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें रोहित की, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, इसमें भी आप कोई भी एक लिख सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है विच मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज लेज एम्फेसिस ऑन ब्रिंगिंग कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट फिलोसफी ही है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग कैन इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड गिव इट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट बाय अट्रैक्टिंग टारगेट कस्टमर। कौन से फंक्शन से इंप्रूव होगा परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, चेक करते हैं। क्या प्लानिंग से इंप्रूव होगा? नहीं, प्लानिंग तो बेसिक है। प्रोडक्ट डिजाइनिंग से इंप्रूव होगा क्या? क्या अगर डिजाइन अच्छा होगा तो ये हो सकता है। प्रमोशन, क्या प्रमोशन से भी परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट इंप्रूव होता है? बिल्कुल होता है यार। ब्रांडिंग से भी होता है क्या? ब्रांडिंग से भी होता है, लेकिन जो सबसे कॉन्क्रीट आंसर है ना, जो सबसे कॉन्क्रीट है, वो है हमारे पास प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो सबसे पहले यही होगा भाई, ब्रांडिंग मार्केटिंग ये सब तो बाद में होगा ना, सबसे पहले क्या होगा? डिजाइनिंग डेवलपमेंट होगा, तो आप पहले पे ही लगा के आओगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में क्या नहीं आता? आफ्टर सेल सर्विसेज आएगा, कस्टमर की कंप्लेन सुनना आएगा, क्रेडिट सर्विसेज देना आएगा, नीड्स को आइडेंटिफाई करना ये पहले होता है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस बाद में होती है, तो ये नहीं आएगा, डी पार्ट इसका आंसर बनेगा। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करना क्या है? क्या है? ग्रेडिंग, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, डिजाइनिंग नहीं है, मार्केट प्लानिंग नहीं है, ग्रेडिंग है। ग्रेडिंग को तो बोलते हैं ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ये क्या है जी? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन। कौन सा प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन है जो कस्टमर प्रेफर करेंगे एबीसी क्रैकर्स में? प्रोडक्ट में 3 ही चीजें आती हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। आओ देखते हैं किसकी बात कर रहा है। एबीसी क्रैकर्स लिमिटेड, अ फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लॉन्च्ड सम न्यू प्रोडक्ट्स ऑन द ईव ऑफ दिवाली। दिवाली पे कुछ नए प्रोडक्ट्स आए हैं विच अट्रैक्टिव मेनी बायर्स। बहुत सारे बायर्स को उन्होंने अट्रैक्ट करा। आगे क्या है? टू मीट द इंक्रीज डिमांड द कंपनी एम्प्लॉयड पीपल फ्रॉम नियर बाय विलेजेस। कंपनी ने आसपास की विलेजेस से लोगों को उठाया जहां पे देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहां पे क्या था? बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट था। नेक्स्ट लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ द गुड बिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट विद द एम्प्लॉइज मोर एंड मोर पीपल वांटेड टू ज्वाइन द कंपनी। ज्यादातर लोग आए कंपनी ज्वाइन करने के लिए। एज द प्रोडक्ट्स वर इन ग्रेट डिमांड अ कॉम्पिटिटर इनिशिएटेड द प्रोडक्ट। कॉम्पिटिटर भी आ गया भैया। द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉम्पिटिटर वर नॉट एक्सेप्टेड by the customer as it was a status symbol to buy the products of ABC crackers। देखो जी, कॉम्पिटिटर को एक्सेप्ट ही नहीं करा क्योंकि जो ABC क्रैकर्स थे वो स्टेटस सिंबल ऑलरेडी बन चुका था, उनका नाम ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया था कि लोग उन्हीं का सामान खरीदना पसंद करते थे। तो वो क्या है? क्या वो पैकिंग की बात हुई? ना। लेबलिंग की हुई? ना। ब्रांडिंग? बिल्कुल ब्रांडिंग की बात है यार, ब्रांड से ही तो बिकता है सामान, ठीक है। 2 वैल्यू बताओ। वैल्यू तो आप कोई भी लिख सकते हो यार, डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, ये सब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, सब ये लिख देना इसमें। From the following, name the term used to denote the symbol designed by प्रिया सेठ। सिंबल के लिए आप क्या बोलोगे? सिंबल के लिए हम ब्रांड मार्क तो नहीं बोलते, ट्रेड मार्क बोलते हैं यार। आपको केस स्टडी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंबल किस में आता है? ट्रेड मार्क में तो सिंबल आता है, राइट। ब्रांड नेम में भी नहीं, आइकन में भी नहीं, मार्क में भी नहीं, ट्रेड मार्क बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द बॉटल्स इन विच द सैनिटाइजर्स आर पैक्ड इज अ पार्ट ऑफ। सैनिटाइजर जिसमें पैक हुए हैं जिन बॉटल्स में, पूरा केस भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही भाई। सैनिटाइजर्स हो या ये जो खांसी की दवाई होती है, ये सिरप्स होते हैं, ये जहाँ पे पैक होते हैं जिन बॉटल्स में, वो कौन सी पैकिंग होती है? प्राइमरी होती है, फिर भी पढ़ लेते हैं। हर्षिता वर्मा हैज सेट अप अ फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर हर्बल हैंड सैनिटाइजर्स इन मेरठ। द साइज एंड शेप ऑफ द बॉटल्स इन विच प्रोडक्ट्स आर पैक्ड आर स्पेशली डिजाइंड सो दैट इट शुड बी कन्वीनियंट टू हैंडल एंड यूज बाय द कस्टमर। तो वो जो बॉटल है वो कौन सा लेवल ऑफ पैकिंग है? प्राइमरी लेवल है यार। प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग, टर्शरी पैकिंग। टर्शरी कौन सी होती है भाई? ट्रांसपोर्टेशन आएगा यहाँ पे, तो आंसर बनेगा प्राइमरी। नेक्स्ट क्या आ रहा है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन दैट वाज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। ये नॉट जो है ना, इसका ध्यान रखना। मैं भी कई बार मिस कर देता हूँ जल्दी जल्दी में, लेकिन नॉट का ध्यान रखना, ये पूरा क्वेश्चन बदल देता है। कौन सा ध्यान नहीं दिया गया है वो बताना है।
Crackers Limited, a firecracker manufacturing company, launched some new products on the eve of Diwali, which attracted many buyers. Same है. To meet the increased demand, company employed children from nearby villages. Although the product was in great demand, appropriate safety warnings for use were not mentioned. लो भाई, safety warnings लिखना भूल गए. अब क्या करें जी, सेफ्टी वार्निंग्स लिखना भूल गए. कहाँ पे कंपलसरी था कि वार्निंग्स देनी ही होती है? भाई लॉ है, देनी पड़ेगी. तो ये एक लेबलिंग का फॉल्ट है. ठीक है, कौन सा ध्यान नहीं दिया गया? द आंसर इज लेबलिंग. ठीक है जी. नेक्स्ट क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ओ माय गॉड, काफी बड़ा है. द अबव केस रिलेट्स टू अ कॉन्सेप्ट विच इज कंसिडर्ड टू बी एन इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग वेपन. काफी बड़ा एक कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग वेपन है. In condition of perfect competition, most of the firms compare with each other on this concept. अगर perfect competition है तो ज़्यादातर firms अपने आप को compare करती हैं इस particular weapon की मदद से. बताओ कौन सा वो concept है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है. अब marketing concepts की बात करेंगे तो यार marketing में usually तो 4 P's ही हैं: product, price, place, promotion. एक दूसरे को compete करते हैं इसी पे, या तो product के आधार पे, या price पे, या place पे, या promotion पे. चलो देखते हैं. After acquiring the necessary knowledge and skills on starting an aloe vera farm, Ashok wanted to be the leading manufacturer of aloe vera products. ठीक है. He observed that products were expensive as the demand was more than the supply. Products महंगे थे क्योंकि demand काफ़ी ज़्यादा थी. He was also keen to promote methods and practices that were economically viable. ये वापस से उसको सस्ता करना चाह रहा है. Environmentally sound and the same time protecting public health. मार्क कर लेते हैं. मार्किंग्स कर लिया करो केस स्टडी में. प्रोडक्ट्स वर एक्सपेंसिव. ठीक है, वो क्या करना चाहता है? इकोनॉमिकली वाइबल बनाना चाहता है, एनवायरमेंटली साउंड बनाना चाहता है, सेम टाइम प्रोटेक्ट करना चाहता है पब्लिक हेल्थ को भी. अशोक्स मेन कंसिडरेशन वाज अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय कस्टमर्स इन कंसिडरेशन. लो जी, मेन कंसिडरेशन उसका क्या था? कितना पैसा कस्टमर दे रहा है परचेज के लिए. ही ऑल्सो थॉट दैट कॉम्पिटिटर प्राइजेस, कॉम्पिटिटर का प्राइस and their anticipated reaction must be considered for this. After gathering and analyzing information and doing correct marketing planning, he came to know that consumers compare the value of product to the value of money which they are required to pay. पैसे की बात कर रहा है भैया, यहाँ प्राइस ही होगा. The consumers will be ready to buy a product when they perceive that the value of product is least equal to the value of money which they would pay. Since he was entering into a new market, he felt that he may not be able to cover the cost. He knew that in the long run, business will be able to survive unless all costs are covered in addition to minimum profit. He examined the quality, उसने quality check करा, features of the products देखे, देखो quality of the product देखा, features देखे competitor के, and the anticipated reaction of consumers as well. और क्या react कर रहे हैं consumers, कैसे react कर रहे हैं. Considering the same, he decided to add some unique features to the packaging. लो जी, उसने कहा ये देखते हुए पैकिंग में भी कुछ यूनिक लेके आना होगा, और डिसाइड करा टू प्रोवाइड फ्री होम डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट. तो अबव केस रिलेट्स टू अ कॉन्सेप्ट विच इज कंसिडर्ड टू बी इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग वेपन. भैया पूरी केस स्टडी में प्राइस की ही बात कर रहा था, ये लास्ट में आके इसने थोड़ी सी पैकिंग की बात करी, प्रोडक्ट की बात करी, बाकी पूरी केस स्टडी में ये प्राइस की बात कर रहा है. In condition of perfect competition, most of the firms compare with each other on this concept in the marketing of goods and services. तो क्या यहाँ पे आंसर बनता है? Identify the concept, explain briefly any 4 factors discussed in the above case. तो आंसर बनेगा हमारे पास प्राइस. प्राइस में ऑब्जेक्टिव की बात हुई है, कॉस्ट की बात हुई है, यूटिलिटी की बात हुई है, कॉम्पिटिशन की बात हुई है, सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं. नेक्स्ट क्या आ रहा है बच्चे? It is necessary that goods and services must be made available to the customer at the right place, इन द राइट क्वांटिटी, इन द राइट टाइम. सही जगह सही समय पे प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए. कौन सा कॉन्सेप्ट है? डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, सीधा सीधा प्लेस, प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा. नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? राधा फाउंड अ वॉर्म क्रॉलिंग आउट ऑफ अ न्यूली ओपन टेट्रा पैक ऑफ अ जूस. लो जी, जूस खोला, अंदर से कीड़ा निकला. मैन्युफैक्चर्ड बाय अ रेप्यूटेड कंपनी जेस्ट. शी वेंट बैक टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर के पास गई, उसने डायरेक्ट करा उसको कॉल अप द कस्टमर केयर सेंटर. When all her efforts failed, उसके efforts fail हो गए, she went to a consumer activist, वो consumer activist के पास गई, ग्रुप के पास मदद के लिए. The group decided to help Radha and take measures to impose restrictions on the sale of firm's products of the particular batch. Batch नहीं, brand आएगा यहाँ पे.
जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने कहा यार नहीं, इस प्रोडक्ट को बिकने नहीं देंगे, एंड अर्ज कस्टमर्स टू रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग द प्रोडक्ट्स। जेस्ट लॉस्ट इज इमेज, जेस्ट की इमेज चली गई इन द मार्केट। सीईओ गिव्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग बैक द लॉस्ट इमेज ऑफ द कंपनी टू अ मैनेजर। एक मैनेजर को बोला भैया जो हमारी इमेज गई है ना, इसे वापस लेके आओ। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट विच विल हेल्प द मैनेजर गेटिंग द फर्म आउट ऑफ द अबव क्राइसिस। कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मदद करेगा मैनेजर को इन क्राइसिस से बाहर निकलने में? तो कॉन्सेप्ट आएगा पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम किसी भी कंपनी की इमेज, किसी भी कंपनी की गुडविल की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मार्केटिंग में हमारे पास प्रमोशन में, प्रोडक्ट में नहीं, प्राइस में नहीं, प्लेस में नहीं, प्रमोशन में एक टॉपिक आता है लास्ट में, पब्लिक रिलेशंस। तो वो बहुत ज़रूरी है इनकी इमेज वापस लाने के लिए। कभी भी गुडविल इमेज की बात करें तो पब्लिक रिलेशंस ही वहाँ पे आंसर होगा। Name the term used to describe the combination of variables chosen by a firm to prepare its market offering. Marketing mix. Marketing mix ही तो combination होता है. What do you mean by trademark? सीधा सीधा लिख देना यार, ये नहीं मैं बता रहा. State the following functions of marketing. Marketing के functions को define करो. Gathering, market planning, product designing, standardization, customer support service. सीधा सीधा आ सकता है भैया. Functions of marketing important है बेटा जी, याद कर लेना अच्छे से. आगे चलते हैं. व्हाट इज अ ब्रांड नेम? कोई 4 करेक्टरिस्टिक्स बताओ जिस नाम से ब्रांड जाना जाता है उसको हम ब्रांड नेम बोलते हैं। एक जेनरिक नेम होता है, एक ब्रांड नेम होता है ना। अब जेनरिक नेम मैं बात करूं तो ये फॉर एग्जांपल डिजिटल पैनल, तो ये इसका जेनरिक नेम है। फिर जिस ब्रांड का लूंगा वो ब्रांड नेम है। सही। आपको क्या बताना है? अच्छे ब्रांड के नाम के करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। छोटा होना चाहिए, सजेस्टिव होना चाहिए, कोई भी 2-4 लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? पैकेजिंग हैज एक्वायर्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द मार्केटिंग। पैकेजिंग की बहुत इंपॉर्टेंस हो गई है, बिल्कुल सही। इन द लाइट्स ऑफ दिस स्टेटमेंट कोई भी 3 फंक्शन बताओ पैकेजिंग के। भैया आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है, प्रोटेक्शन करता है, अपने प्रोडक्ट को एक एक्स्ट्रा प्राइस पे बेचने में मदद करता है, ये सब इसमें लिख देना। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, इट फैसिलिटेट द यूज ऑफ द प्रोडक्ट, आप यूज कर सकते हो। इट हेल्प्स इन प्रमोशन, प्रमोशन में मदद करता है। 5 है भैया, 2 लिखने थे। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांडिंग? 3 एडवांटेज बताओ ब्रांडिंग के। सीधा क्वेश्चन। ब्रांडिंग क्या है? अपना ब्रांड डेवलप करना, और फिर उसके क्या एडवांटेज होंगे? प्रमोशन कर सकते हो, ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, मार्केट कर सकते हो अच्छे से, एडवांटेज ले सकते हो कॉम्पिटिटर से, ये सब इसके फंक्शंस हैं। एक्सप्लेन द 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। 4 होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फंक्शन विच द मार्केटिंग मैनेजर वॉज डिस्कसिंग विद कुमार। कुमार wanted to purchase a fuel efficient car, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी खरीदना चाहता है, हैविंग अ लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग मिनिमाइजेशन ऑफ पॉल्यूशन। अच्छा जी, गाड़ी ऐसी चाहिए जिसमें फ्यूल एफिशिएंट भी हो और पॉल्यूशन भी ना हो, राइट। ही सॉ एन एडवर्टीजमेंट ऑफरिंग सच अ कार एंड विजिटेड द शोरूम ऑफ द कंपनी। एक कंपनी के पास गया जहाँ पे कार लगी हुई थी। इन हिज डिस्कशन मार्केटिंग मैनेजर टोल्ड हिम दैट द कंपनी इज प्रोवाइडिंग क्रेडिट, उधार भी दे रही है, मेंटेनेंस सर्विसेज भी दे रही है, और बहुत सारे अदर इफेक्टिव सर्विसेज दे रही है जो मदद करता है रिपीट सेल्स का और ब्रांड रॉयल्टी का। यानी जब आपकी गाड़ी बिक जाएगी तो एक तो उधार देंगे, आपको उधार में बेचेंगे, उसके बाद मेंटेनेंस का भी ध्यान रखेंगे, गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह का ध्यान रखेंगे, और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज दे रही है जिससे कस्टमर काफ़ी रिपीट आ रहा है, गाड़ी खरीद रहा है। कौन सा मार्केटिंग फंक्शन है? तो ये सब कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज है, आफ्टर सेल सर्विसेज है, जिससे कस्टमर रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है जी? नयन मेडिकेयर इक्विपमेंट लिमिटेड मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट फॉर सर्जन। सर्जन कौन है? डॉक्टर्स हैं जो सर्जरीज करते हैं। हैविंग अ यूनिक लेजर टेक्निक, ठीक है। द इक्विपमेंट कैन बी यूज बाय सर्जन्स ओनली आफ्टर प्रॉपर ट्रेनिंग, लेकिन यूज होगा वो सिर्फ ट्रेनिंग के बाद। इवन देयर मेंटेनेंस रिक्वायर गाइडेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स। बिकॉज ऑफ दिस द इक्विपमेंट इज यूज्ड इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स। काफ़ी कम हॉस्पिटल्स में यूज हो रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुपरविजन में इसको यूज करना है। कंपनी वॉन्ट्स टू इंक्रीज द सेल बढ़ाना चाहती है। Suggest the promotion tool to be used by the company, giving reason in support of your answer. क्या करे कंपनी? क्या कंपनी अब कौन कौन से मार्केटिंग टूल्स हैं? क्या कर सकते हो आप भाई? प्रोडक्ट की तो बात ही नहीं हो रही, डेवलप हो गया। प्राइस, प्लेस या प्रमोशन? अब हमें प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है तभी बिकेगा। प्रमोशन में भी बहुत सारे होते हैं ना। एडवर्टाइजिंग से नहीं बिक पाएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, उसको समझाना पड़ेगा। क्या पर्सनल सेलिंग से होगा? यस, पर्सनल सेलिंग से होगा। पर्सनल सेलिंग से आप जाके 1-to-1 डॉक्टर को समझाओगे, उनकी ट्रेनिंग करोगे, तभी हो पाएगा। जहां भी याद रखना ट्रेनिंग इन्वॉल्व हो वहां पे पर्सनल सेलिंग ही होता है और कुछ नहीं होता। एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, इसके अलावा पब्लिक रिलेशंस, इनसे कुछ नहीं होगा। आपको क्या चाहिए? पर्सनल सेलिंग चाहिए जब भी प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है या कस्टमाइज्ड है। याद रखना इस बात को, ठीक है।
तो आंसर आ जाएगा पर्सनल सेलिंग, दिस इज बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। ओके परफेक्ट। इसमें क्या पूछ रहा है भैया, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट कैन बी कॉन्स्टेंटली शेप्ड एंड रीशेप्ड बाय द मार्केटिंग मैनेजर्स। क्या लिखा है यहाँ पे, पहले अब यही पढ़ लेते हैं। Jay is working as a CEO of a soft drink company. कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचते होंगे। The company is doing its business in collaboration with a soft drink company of France. एक कंपनी बाहर की है, उनके साथ कोलैबोरेट करके बिजनेस कर रहे हैं। Jay's friend Swami, a teacher of business studies in a reputed college, was discussing the marketing chapter with his students. He wanted clarity from Jay about the factors which affect the marketing decisions. मार्केटिंग पढ़ा रहे थे टीचर जी, उन्होंने बोला जैसे कि यार थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए मार्केटिंग के ऊपर। Jay explained that there are a large number of factors affecting marketing decisions. उसने बोला बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केटिंग डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कुछ होते हैं कंट्रोलेबल, कुछ होते हैं नॉन कंट्रोलेबल, कुछ चीज़ें अपने हाथ में हैं, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं हैं। Jay further explained the controllable factors became marketing tool that can be constantly shaped. बोल रहा है कि जो कंट्रोलेबल है उसको हम बहुत अच्छे से शेप कर सकते हैं और रीशेप भी कर सकते हैं एज पर मार्केट डिमांड। ठीक है, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट कैन बी कॉन्स्टेंटली शेप्ड। कौन से मार्केटिंग टूल्स हैं जो आप शेप कर सकते हो? तो 4 P's हमारे यार, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, चारों इसमें आ जाएंगे। तो आंसर हम लिख देंगे सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट कैन बी कॉन्स्टेंटली शेप्ड एंड रीशेप्ड आर प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रमोशन। ठीक है जी। Explain any 2 important activities that Anushka and Sumit will have to be involved in making the goods available to customer at the right place and in right quality and right quantity, right time. तो right place पे सामान पहुंचाना, ये सब का सब किसका पार्ट है? क्या ये प्रोडक्ट है, क्या ये प्राइस है, क्या ये प्लेस है? प्लेस का पार्ट है। पढ़ो इसको, खुद करो, दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 24 इज योर होमवर्क, ऑल्दो आंसर लिखा हुआ है लेकिन ये बाद में पढ़ना, पहले क्वेश्चन पढ़ो। ओके जी। अब आ रहा है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। क्या लिखा है? नेम द कम्युनिकेशन टूल यूज बाय द मार्केटर टू इंप्रूव इट्स इमेज। क्वेश्चन आ गया, इंप्रूव इट्स इमेज। इमेज इंप्रूव करने के लिए क्या यूज होता है? कौन सा टूल है? पब्लिक रिलेशंस। और मैंने बताया ना, इमेज कहीं भी आ जाए, पब्लिक रिलेशंस। पढ़ो। कंपनी वॉज मार्केटिंग वाटर प्योरीफायर्स विच वर वेरी पॉपुलर ड्यू टू देयर क्वालिटी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। कंपनी वॉज लीडिंग कंपनी इन द मार्केट और पैसा भी कमाती थी। ह्यूज प्रॉफिट्स की वजह से कंपनी इग्नोर्ड द आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज भूल गए वो। एज अ रिजल्ट कस्टमर के साथ रिलेशन बिगड़े और इमेज भी बिगड़ गई। टॉप मैनेजमेंट कंसर्न हुए जब प्रॉफिट गिरने लगे। एनालाइज करा तो पता चला कि आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं अच्छी कर रहे थे। तो कैसे इंप्रूव करें उसको? आफ्टर सेल सर्विसेज दो और उसके साथ साथ जनता के साथ रिलेशंस बनाओ। पब्लिक रिलेशन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ रहा है जी हमारे पास? आइडेंटिफाई द प्रमोशनल टूल विच कैन बी यूज बाय द होटल। होटल कौन सा प्रमोशनल टूल यूज करे थ्रू विच लार्ज नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव पिलग्रिमेज टूरिस्ट all over the country and also abroad can be reached, informed and persuaded to use the incentive. आओ सर, वैसे तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचना है तो पर्सनल सेलिंग तो नहीं हो पाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पे बात तो प्रमोशन की हो रही है ना। तो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस का तो काम नहीं है। प्रमोशन में 4 है, आपको पता है, पर्सनल सेलिंग, राइट। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस। तो इसी में से कोई एक कॉन्सेप्ट बनेगा, देखते हैं। श्रीमाया होटल इन इंदौर वॉज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ लो डिमांड ड्यू टू ऑफ सीजन। काफ़ी ऑफ सीजन है। MD ऑफ द होटल मिसेस सकीना वॉज वेरी वरीड, वो वरीड है। शी कॉल्ड अपॉन द मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर कपूर को बुलाया। ही सजेस्टेड दैट होटल शुड अनाउंस एन ऑफर। उन्होंने बोला कि यार होटल को ऑफर देना चाहिए फॉर 3 days and 2 nights होटल स्टे पैकेज विद फ्री ब्रेकफास्ट एंड 1 day रिलीजियस विजिट टू ओमकारेश्वर एंड महाकालेश्वर टेम्पल्स। अब जो हमारे पास बच्चे इंदौर वाले हैं वो समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा पॉपुलर हमारे वहाँ पे ये पुराने प्राचीन टेम्पल्स हैं। जो भी इंदौर जाता है वो यहाँ ज़रूर जाता है। मैं गया था तो महाकाल गया था, ओमकारेश्वर में नहीं जा पाया, तो अगली बार जाऊँगा तो बिल्कुल पक्का जाऊँगा। बट कौन सा क्या यूज़ करें इसको अच्छे से इंप्रूव करने के लिए, एनकरेज करने के लिए? तो सीधा सीधा सा आंसर आएगा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग करो तभी लार्ज लोगों तक पहुँचेगा और आपका प्रोडक्ट चल पाएगा। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस और हैं, इनको आप पढ़ोगे और इसका आप आंसर मुझे बताने वाले हो। मतलब पढ़ो और आंसर देखो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो गाइज दिस वाज इट। हमने कवर करे आज 3 चैप्टर नंबर 9, 10, 11, और मुझे पूरी उम्मीद है आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से पढ़ रहे होगे। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में कुछ नए पार्ट्स के साथ। पार्ट 2 का वन शॉट आ गया है, पार्ट 1 का यानी चैप्टर 1 to 8 का वन शॉट भी आपके पास आने वाला है।
मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट्स में, तब तक अच्छे से पढ़ो, ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।